प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंतर्गत हम अध्याय 4 के भाग 9 के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या प्रथम से। क्या कहता है? सेवानिवृत्त साझेदार को भुगतान करने की विभिन्न विधियों को समझाइए। अगर कोई साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त होता है, रिटायरमेंट होता है, तो उसे भुगतान जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो जनरली हम दो माध्यम इसके संदर्भ में देखते हैं कि यदि फर्म के पास में, संस्था के पास में पर्याप्त तरल संसाधन है तो उसे नगद भुगतान कर दिया जाएगा, अन्यथा उसके ऋण खाते में, लोन अकाउंट में जो है राशि हस्तांतरण कर देंगे और प्रति वर्ष किस्तों के रूप में जो है किस्त का भुगतान करते हुए जो है अपने को क्या करना है, उस ऋण की राशि का भुगतान करना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में यह रखना है कि किस्त जो चुकाई जानी है उसमें 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन एक फिक्स अमाउंट का इंस्टॉलमेंट जिसमें ब्याज जो है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि बकाया राशि इंस्टॉलमेंट में प्लस उस पर ब्याज भी जोड़ करके भुगतान किया जाए, या ब्याज रहित जो है वो भुगतान किया जाना हो। किस प्रकार है ये देखिए। सेवानिवृत्त साझेदार के खातों का निपटारा साझेदारी समझौते में दी गई शर्तों के अनुसार जो डीड बनाया गया है, जो एग्रीमेंट बनाया गया है, उसके अनुसार होता है। जैसे कि एक मुश्त भुगतान करना है, यानी कि जैसे ही सेवानिवृत्त होता है उसी समय उसका भुगतान किया जाए, या ब्याज सहित पेमेंट करना है, ब्याज रहित पेमेंट करना है, जैसा कि साझेदारी संलेख बनाया गया है, जैसा भी स्वीकृत हो। विभिन्न किस्तों द्वारा भिन्न भिन्न अंतरालों में भुगतान, या कुछ भुगतान जो है नगद में तुरंत और कुछ जो है किस्तों द्वारा पेमेंट किया जाए। जैसा भी समझौता बनाया गया है, जैसा कि निर्धारित किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट यहाँ पर किया जाना चाहिए। जैसा भी स्वीकृत हो किया जाता है। किसी साझेदारी समझौते के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 जो है वहां पर लागू होगी। यानी कि साझेदारों ने यह अनुबंध नहीं किया है, ऐसा समझौता नहीं किया है कि कोई साझेदार अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसे भुगतान किस प्रकार से किया जाए, तो वहां क्या एप्लीकेबल रहेगा? सेक्शन 37 जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। और उसके अनुसार यानी कि धारा 37 जो है यह तय करती है कि सेवानिवृत्त साझेदार के पास एक विकल्प होगा। क्या विकल्प होगा? जिसके अनुसार वह या तो 6% प्रतिवर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक, यानी जब तक कि उसको पेमेंट नहीं किया जाए, लाभ का जो भाग है उसने अपनी पूंजी से उपार्जित किया है, पेमेंट नहीं कर दिया जाए, उस पर 6% वार्षिक की दर से जो है भुगतान किया जाएगा। किसका? ब्याज जो है वो पे करना होगा। अगर समझौते में लिखा है 10% तो 10% अप्लाई होगा। समझौते में लिखा है 8% तो ब्याज की दर 8% अप्लाई होगी। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा गया है तो 6% वार्षिक की दर से जो है ब्याज की गणना की जाएगी। सेवानिवृत्त साझेदार को कुल देय राशि का जो निर्धारण है, जो कि सभी समायोजन करने के पश्चात किया गया है, का तुरंत भुगतान किया जाएगा, इमीडिएट पेमेंट किया जाएगा। अगर लिक्विडिटी है, तरल साधन है तो, अगर नहीं है तो फिर क्या कर देंगे? यदि फर्म तुरंत भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो इस स्थिति में सेवानिवृत्त साझेदार को देय कुल राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी, उसके लोन अकाउंट में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही राशि का भुगतान किया जाएगा उसके लोन अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, नाम किया जाएगा। ये भी हम जर्नल प्रविष्टि में भी देखेंगे। करना क्या है? तरल संसाधन है, लिक्विडिटी है, पर्याप्त रोकड़ है, नगद भुगतान किया जाए। अगर नहीं है तो उसके ऋण खाते में हस्तांतरण कर दिया जाए और प्रतिवर्ष जैसा कि साझेदारी संलेख में लिखा गया है, समझौते में लिखा गया है, एक निश्चित दर से ब्याज जो है बकाया राशि पर ज्ञात की जाए। लेकिन संलेख में कुछ नहीं लिखा गया है तो ब्याज की दर कितनी रहेगी? 6% वार्षिकी दर। देखिए एंट्रीज, आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां, जब सेवानिवृत्त साझेदार को पूर्ण भुगतान रोकड़ में किया जाए, इन कैश जो है पूरा का पूरा भुगतान कर दिया जाए,
पेमेंट कर दिया जाए, क्या प्रविष्टि रहेगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, इस नाम से क्या करना है अपने को? प्रविष्टि करना है अगर तुरंत नगद भुगतान किया जाए। फिर लिखा जा रहा है जब सेवानिवृत्त साझेदार को समस्त राशि जो है उसके ऋण खाते में ट्रांसफर की जाए, उसे लोन मान लिया जाए, ऋण मान लिया जाए, तो क्या प्रविष्टि करेंगे? नगद चुकाने पर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राशि तुरंत भुगतान की जाए जबकि शेष राशि जो है ऋण खाते में अंतरित की जाए, हस्तांतरित की जाए। किस प्रकार से? देखिए, जब सेवानिवृत्त साझेदार को आंशिक रूप से रोकड़ भुगतान और शेष राशि को जो है ऋण माना जाए, लोन माना जाए, तो हमें क्या प्रविष्टि करना है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश, जितना भी नगद भुगतान है, और शेष जो ऋण खाते में हस्तांतरित या अंतरित जो है वो किया जाए, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और फोर्थ प्रविष्टि क्या रहेगी? अब इस ऋण खाते पर प्रतिवर्ष जितना भी बकाया बैलेंस रहेगा ब्याज की गणना होगी और ब्याज सहित इंस्टॉलमेंट का भुगतान किया जाएगा। तो क्या लिखा है? जब ऋण खाते का निपटारा किस्तों में मूल राशि में ब्याज सहित भुगतान किया जाता है, ब्याज की गणना की जाती है, तो सबसे पहले ब्याज के लिए प्रविष्टि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यह फर्म का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और ऋण से वह राशि बढ़ जाएगी टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके पश्चात लिखा गया है किस्त का भुगतान करने पर, इंस्टॉलमेंट पे करने पर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये पेमेंट कर देंगे। सेवानिवृत्त साझेदार के ऋण खाते का शेष जो बैलेंस रहता है, देखिए लोन अकाउंट में जो राशि ट्रांसफर की है ऐसा तो नहीं उसका तुरंत भुगतान हो जाएगा, धीरे धीरे एनुअली 6 मंथ या मंथली जो है इंस्टॉलमेंट अपन जो है पे करेंगे। तो एंड ऑफ द ईयर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऋण खाते का जितना भी शेष है बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जो है उस राशि को प्रदर्शित करना है। कहां लिखा जाएगा? सेवानिवृत्त साझेदार के ऋण खाते का शेष तुलन पत्र में दायित्व पक्ष की ओर अंतिम किस्त के भुगतान तक दर्शाया जाएगा। जब तक कि फाइनल पेमेंट नहीं होता है जो भी बकाया राशि रहेगी वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में दर्शाई जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। आप मृत साझेदार के देय राशि की गणना किस प्रकार करेंगे? तो मृत साझेदार को जितने भी राशि पे की जानी है उसके पूंजी खाते में हस्तांतरण कर देंगे और पूंजी खाते का जो बैलेंस रहेगा उसका जो कानूनन जो उत्तराधिकारी होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो एग्जीक्यूटर होगा, उसको जो है उस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। अब समस्या यह आती है कि उसे कौन कौन सी राशियां दी जाएगी? तो उसे जो भी उसका पूंजी का शेष है, लाभों में हिस्सा, ख्याति में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हो रहा है उसमें हिस्सा दिया जाएगा। अगर साझेदारी संलेख के अनुसार उसे वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज आदि दिया जाना है तो वह भी जो है उस साझेदार में हस्तांतरित किया जाएगा। लेकिन आहरण पर ब्याज, हानि में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन पर हानि, अवितरित हानि, ये सभी जो है उसके पूंजी खाते के डेबिट में आएगा, यानी राशियां घटाई जाएगी। फिर जो उसका बैलेंस बचेगा वह राशि उसको क्या की जाएगी? भुगतान की जाएगी, पे जो है वो किया जाएगा। किस प्रकार? देखिए, मृत साझेदार को देय राशि की गणना उसका पूंजी खाता बनाकर की जा सकती है। मृत साझेदार के पूंजी खाते का शेष उसका जो भी उत्तराधिकारी है उसको हस्तांतरित किया जाता है और मृत साझेदार के पूंजी खाते में जो मदें दर्शाई जाएगी वो इस प्रकार से है। कौन कौन सी मदें हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मृत साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में, यानी कि क्रेडिट साइड में कौन कौन सी राशियां जो है वो दर्ज
की जाएगी। तो सबसे पहले आ जाएगा जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है या जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसमें भी हस्तांतरण कर दिया जाएगा, यानी मृत साझेदार के पूंजी खाते और चालू खाते का जमा शेष। अगर नाम शेष होता तो डेबिट पक्ष में आ जाता। मृत्यु की तिथि तक लाभों में हिस्सा, क्योंकि देखिए मृत्यु ऐसा तो है नहीं कि ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, ऐसा थोड़ी है 1 अप्रैल को होगी या 31 मार्च को होगी। तो जब तक वो जीवित था, यानी उस साझेदारी फर्म में वो साझेदार था, उस अवधि, उस तिथि तक का जो है लाभ में हिस्सा देंगे। यानी कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है मान लीजिए 1 लाख है, लेकिन उसकी मृत्यु अगर 1 जुलाई को होती है तो वो अप्रैल, मई और जून 3 महीने ही फर्म में रहा, तो फर्म का लाभ जो 1 लाख रुपया वार्षिक था वो 3 महीने का लाभ जो 25,000 होगा उसमें उसका हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। ख्याति में जितना भी हिस्सा बनता है, अवितरित लाभों व संचय में हिस्सा जो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में रिजर्व लिखा गया है, P&L लिखा गया है, उसका जो जितना भी हिस्सा उसमें बनेगा वो ट्रांसफर करेंगे। पुनर्मूल्यांकन पर लाभों में हिस्सा, संयुक्त बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में उसका हिस्सा किस प्रकार से आएगा। मृत्यु की तिथि तक पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सारी मदें जो है उसके जमा खाते में क्रेडिट पक्ष में जो है हस्तांतरण किया जाएगा, जबकि मृत साझेदार के पूंजी खाते के नाम पक्ष में, डेबिट पक्ष में क्या आएगा, उसके पूंजी खाता और चालू खाते का डेबिट शेष यानी कि नाम शेष। मृत्यु की तिथि तक हानियों में हिस्सा, अवितरित हानियों में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन पर हानि में हिस्सा, आहरण, आहरण पर ब्याज, ये सभी मदें जो है उसके डेबिट पक्ष में दर्ज की जाएगी, पूंजी खाता बनाया जाएगा। किस प्रकार, देखिए ये उसका है डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या मदें आएंगी, सबसे पहले प्रारंभिक शेष जो है बाई बैलेंस BD, जितना भी कैपिटल का बैलेंस है वो है हम यहां दर्ज कर देंगे। अब उसकी मृत्यु की तिथि तक का जो भी लाभ में हिस्सा बनता है बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ द डेथ, जब तक उसकी मृत्यु होती है उस तिथि तक का जो लाभ में हिस्सा है वो यहां दर्ज हो जाएगा। अगर हानि में हिस्सा है तो यहां आ जाएगा टू P&L सस्पेंस, शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। अवितरित लाभ और हानि है तो लाभ आ जाएंगे बाई रिजर्व, बाई P&L, कौन से अनुपात में, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, जबकि हानि जो है वो आ जाएगी टू P&L, यह भी पुराने अनुपात में। पुनर्मूल्यांकन पर अगर लाभ है तो बाई रिवैल्यूएशन, हानि है तो टू रिवैल्यूएशन, कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। इसके अलावा ख्याति में हिस्सा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन अगर संलेख में दिया गया है, और इसके उल्टा आहरण, आहरण पर ब्याज ये दर्ज करेंगे। और ऑलरेडी यानी जिस तिथि को मृत्यु होता है उस तिथि को अगर पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसे भी ट्रांसफर करेंगे, बंद करेंगे, और जितना भी उसका पुराने अनुपात में हिस्सा आता है वह आ जाएगा टू गुडविल, और जो अंतर की राशि है उसके उत्तराधिकारी को जो है उस राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसे देय राशि की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी। क्लियर है यहां तक, चलें आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु की दशा में ख्याति के व्यवहार का वर्णन कीजिए। गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना है। देखिए कोई भी साझेदार, चाहे वो फर्म से सेवानिवृत्त होता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है, तो जितनी अवधि तक वो फर्म में साझेदार था तो फर्म में उसने भी कार्य किया है, फर्म की प्रसिद्धि कमाने में उसकी भी भागीदारी रही है, फर्म अच्छा कार्य करे उसमें उसका भी सहयोग रहा है, तो निश्चित रूप से जो प्रसिद्धि हुई है, जो गुडविल हुई है, उसमें भी उससे हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, उसका जितना भी लाभ हानि विभाजन के अनुसार, पुराने लाभ हानि विभाजन के अनुसार उसका जो हिस्सा बनता है वो ज्ञात करेंगे, और शेष साझेदारों द्वारा उसे फायदे के अनुपात में, गेनिंग रेशियो या अपन कहें अधिलाभ के अनुपात में जो है वहन किया जाएगा, पे किया जाएगा। किस प्रकार, देखिए
सेवानिवृत्त मृत साझेदार ख्याति के भाग को, जो कि विद्यमान साझेदारों के सामूहिक प्रयत्नों का फल होता है, पाने का अधिकारी है, क्योंकि वह भी उस प्रसिद्धि को अर्न करने में सहयोगी रहा है। इसलिए किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय साझेदारों के मध्य ख्याति का मूल्यांकन एज पर डीड, जैसा कि साझेदारी में समझौता हुआ है, अनुबंध हुआ है, संलेख बनाया गया, उसके अनुसार जो है ख्याति की गणना की जाएगी। जैसे औसत लाभों का तिगुना लेना हो, अधिलाभ का दोगुना लेना हो, पूंजीकरण विधि काम में लेनी हो, जैसा कि समझौते में लिखा गया है, ख्याति की राशि जो है अपन ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करना है, सेवानिवृत्त और मृतक को उसके हिस्से की जो क्षतिपूर्ति बनती है, जो पेमेंट बनता है, विद्यमान साझेदारों द्वारा उनके अधिलाभ के अनुपात में करेंगे, उनके गेनिंग रेशियो में जो है वहन किया जाएगा। इसके लिए दो प्रविष्टि जो है विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले, जब साझेदार की मृत्यु होती है, साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है, उस तिथि को अगर बैलेंस शीट में ख्याति खाता खुला हुआ है, उसे पुराने अनुपात में बंद कर दिया जाएगा। किस प्रकार? देखिए, साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, उसे निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा बंद किया जाएगा। गुडविल जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, यानी कि अपना डेबिट शेष बता रहा है, बंद करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन से अनुपात में? पुराना अनुपात, यानी कि ओल्ड शेयरिंग रेशियो में जो है इसको हस्तांतरण किया जाएगा, वितरित किया जाएगा, जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है। अब जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है, उसे ख्याति में हिस्सा कैसे दिया जाएगा? तो प्रविष्टि आ जाएगी, मृत्यु या सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार को ख्याति में देय राशि हेतु निम्न प्रविष्टि की जाएगी। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से अनुपात में? फायदे का अनुपात, यानी कि गेनिंग रेशियो में जो है उसको हस्तांतरण करना है, ट्रांसफर करेंगे जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा बनता है। फिर आता है छुपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल किस प्रकार से आएगी? तो जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसका हिस्सा कितना बनता है, उससे अधिक राशि का अगर भुगतान किया जा रहा है तो वो क्या रहेगी? आपकी हिडन गुडविल यानी छुपी हुई ख्याति। कैसे? देखिए, यदि फर्म सेवानिवृत्त या मृत साझेदार को भुगतान के रूप में एक मुश्त राशि देने का निर्णय लेती है कि भाई इतना पेमेंट जो है आपको रिटायरमेंट डेथ के समय किया जा रहा है, उसको देय राशि से अधिक भुगतान को उसके पूंजी खाते में संचित लाभ, हानि, परिसंपत्तियों, दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन यानी सभी प्रकार के समायोजन करने के पश्चात, सभी आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसके भाग को क्या माना जाएगा? उसकी गुडविल माना जाएगा। ख्याति के रूप में जो है अपने कैलकुलेट करना है। जितना भी सभी हस्तांतरणों के पश्चात जो उसका पूंजी का बैलेंस बनता है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि ये जो उसका कैपिटल अकाउंट अपने ने बनाया था, जितना भी राशि का उसका शेष बनता है, उससे ज्यादा अगर भुगतान किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका हिडन गुडविल कहलाएगा, छुपी हुई ख्याति जो है वो कहलाएगी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे, एक साझेदार की मृत्यु की घटना पर लाभ में से उसके भाग्य की गणना विभिन्न विधियों का जो है वर्णन करना है। देखिए, साझेदार जब भी उसकी मृत्यु होती है तो हमें क्या करना होता है? जिस अवधि, जिस तिथि तक के लिए वो साझेदार था, लाभ में जितना भी उसका हिस्सा बनेगा, हमें क्या करना होता है? हमें इन द सेंस जो शेष साझेदार है उन्हें पे करना है, उसकी गणना करनी है। साझेदार की मृत्यु की स्थिति में लेखांकन व्यवहार या उपचार बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाएगा जैसा कि किसी साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर, रिटायर होने पर जो है वो किया जाता है। साझेदार की मृत्यु की स्थिति में उसका दावा उसके उत्तराधिकारी, उसके रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, जैसा कि सेवानिवृत्ति होने पर
उसे स्वयं को दिया जाता है, जितना भी बैलेंस बचेगा उसको अपने को पे करना है। अब इसमें मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि सेवानिवृत्ति जो है सामान्यतया, ऐसा नहीं कि हमेशा, सामान्यतया क्या होती है, लेखा वर्ष की समाप्ति पर होती है, जबकि मृत्यु जो है वो कभी भी हो सकती है। अब फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा कि अगर लेखा वर्ष के एंड में अगर सेवानिवृत्त होता है तो उस पूरे वर्ष का लाभ मिल जाएगा, लेकिन मृत्यु कभी भी हो सकती है तो पूरे वर्ष का लाभ नहीं, जिस अवधि तक वो साझेदार था केवल उसी अवधि का जो है लाभ दिया जाएगा। सामान्यतः लेखांकन वर्ष के अंत में होती है सेवानिवृत्ति, जबकि मृत्यु जो है वो किसी भी समय हो सकती है। इसलिए मृत्यु की स्थिति में उसके दावे में लाभ या हानि का भाग, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यदि कोई है, अगर संलेख में दिया गया है, तो अंतिम तुलन पत्र की तिथि से कब तक? उसकी मृत्यु तक समायोजित किया जाएगा। जितने अवधि तक वो रहा है उस अवधि तक का जो है लाभ, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज याद करेंगे। इस समय अंतराल के लाभ की गणना जो है अपना मुख्य समस्या रहती है, कैलकुलेशन जो करनी होती है, कौन सी अवधि? अंतिम तुलन पत्र से मृत्यु की तिथि तक। क्या करना है? जैसे कि यह माना जाता है कि पुस्तकों को आगे ले जाने में परेशानी हो सकती है, मृत साझेदार के लाभ का भाग निकालने के लिए इस अवधि के अंतिम खाते बनाए जाएंगे और लाभ की गणना पिछले वर्षों के आधार पर, पिछले कुछ वर्षों के औसत के आधार पर जो है या क्रय के आधार पर जो है वो ज्ञात की जा सकती है। क्योंकि मृत्यु अगर मान लीजिए कि 1 जुलाई को हुआ है तो 1 जुलाई तक कितना लाभ कमाया, लाभ की गणना वर्ष के एंड में होती है। या तो 1 जुलाई तक अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए, या जो पिछले वर्ष का लाभ है या पिछले कुछ वर्षों के लाभों का औसत है, या उस औसत में एक निश्चित दर से वृद्धि जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट याद कर लेंगे और उसी में क्या करना है, उस साझेदार का जो हिस्सा है वो क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है। कौन से साझेदार का? जो साझेदार मृत्यु हो रही है उसका हिस्सा। अब देखिए उसे पेमेंट कहां से होगा? तो मृत साझेदार के मध्य अवधि के लाभ के भाग के लिए लेखा पुस्तकों में रोज नाम चाहे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो सस्पेंस अकाउंट में राशि आई है वो शेष साझेदारों में, रिमेनिंग पार्टनर्स में, उनके गेनिंग रेशियो में अधिलाभ के अनुपात में जो है वहन की जाएगी, हस्तांतरण की जाएगी। तत्पश्चात लाभ हानि उचंती खाते को लाभकारी साझेदार यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है उनके पूंजी खातों में उनके अधिलाभ अनुपात, गेनिंग रेशियो, फायदे के अनुपात में हस्तांतरित करके बंद किया जाता है। प्रविष्टि क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। कौन से अनुपात में? फायदा या अधिलाभ अनुपात में जो है प्रविष्टि की जाती है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू P&L सस्पेंस, यानी पहले आ गया P&L सस्पेंस टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तत्पश्चात गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू P&L सस्पेंस अकाउंट। इनके स्थान पर एक प्रविष्टि भी की जा सकती है। कौन सी? वो है आपकी इस प्रकार, वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित प्रविष्टि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर जो है फायदा या अधिलाभ के अनुपात में इस राशि को वहन करेंगे। कौन सी राशि? जो भी मृत साझेदार को जो देय राशि है उसका वहन जो है इस अनुपात में की जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, मृत साझेदार को देय राशि कितने समय तक वो फर्म में रहा उसके लिए उसका लाभ में हिस्सा, करंट ईयर का प्रॉफिट, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। अगर मंथली वेतन है तो मंथली वेतन, एनुअल है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करना, ये सारा कुछ जो है अपने को ध्यान में रखना होता है। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।